नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये, और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। और आपके इस चैनल के अंदर आप लोगों को लगातार रीट जो सिलेबस है उसका हम लगातार अनुसरण कर रहे हैं, और आपको ये कक्षाएं उपलब्ध हो रही है जिसमें विज्ञान की, रीट विज्ञान की, रीट मैथ की और रीट साइकोलॉजी की स्पेशल क्लासें आप लोगों को अपने इस चैनल में देखने को मिल रही है। बहुत जल्द जैसे ही अपने स्टाफ से संपर्क होगा तो आप लोगों को और ज़्यादा अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ न कुछ आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे। और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के इच्छुक हैं, वो भी लगातार इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो ये फैसले हैं, ये सूचनाएं हैं, वो धीरे धीरे आने लग गई है कि कैसे, कब और किस प्रकार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, कब आवेदन होंगे, किस प्रकार परीक्षा तिथि निर्धारित होगी। इस प्रकार की छोटी मोटी ये सूचनाएं हैं वो धीरे धीरे सुनने में आने लग गई है। तो जैसे ही परीक्षा तिथि निर्धारित होती है, आवेदन तिथि निर्धारित होती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वो सभी जानकारी हम आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल में जैसे ही आती है हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो लगातार आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, और जिससे आपका जो ये तैयारी करने का ये जो चांस है, ये जो मौका जो आप तैयारी कर रहे हो और ये जो समय चल रहा है, ठीक है, मैं तो कहूँगा बहुत ही कीमती समय है जिसमें हम घर पे रहते हुए अच्छी तरीके से अपने आप को तैयारी करने के लिए, तैयारी में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आप लगातार तैयारी करें और इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें मैथ और साइंस के वीडियो मेरी तरफ से आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेरी कोशिश ही अच्छे से अच्छा काम करवाऊं, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती हो जाती है तो क्षमा चाहता हूं, ठीक है। आखिर हम इंसान हैं, इंसानों द्वारा गलती हो ही जाती है, लेकिन अगर कोई मानवीय भूल हो जाती है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए, हम आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का पूर्ण रूप से अनुसरण करवाएंगे और आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। एक वीडियो लगातार एक टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से, हालांकि वीडियो लगातार थे, लेकिन घातांक का जो वीडियो था वो वीडियो एक मिस्टेक होने की वजह से अपलोड तो हो गया था, लेकिन वो वीडियो नहीं चल पाया, जिसकी वजह से हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। तो उसके लिए मैंने ये दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ घातांक टॉपिक पर, ठीक है। एक दिन के लिए क्षमा चाहूँगा कि आपको वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन ये जो वीडियो है मैं अगले क्रम अनुसार वैसे ही आपको वीडियो मिलेंगे। विज्ञान का, गणित का एक दिन एक छोड़कर आपको ये लगातार मिलते जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। दोस्तों देखिए, घातांक के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो इससे पहले अपलोड करवा दिए होंगे, और आपको ये भी पता है कि घातांक में जो अपना मैटर चल रहा था वो चल रहा था वैज्ञानिक पद्धति पर, ठीक है, कि वैज्ञानिक पद्धति में इन घातांकों का उपयोग या इस टॉपिक का उपयोग कैसे करते हैं, घात को कैसे इस्तेमाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि विज्ञान में संख्याएं जब निर्धारित की जाती हैं तो बहुत छोटे मान भी होते हैं और बहुत बड़े मान भी होते हैं। कैलकुलेशन जब होती है, गणनाएं जब होती है, तो उन गणनाओं में बहुत छोटे मान, ऐसे छोटे मान आते हैं कि जब उनको हम बोलते हैं या लिखते हैं तो लिखते समय या बोलते समय निश्चित है कि कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। जैसे परमाणु की बात करूं, नाभिक की बात करूं, जब इनके द्रव्यमान की हम बात करते हैं, या किसी छोटे कण की बात करूं, जिस छोटे कण के द्रव्यमान को हमें काउंट करना होता है, या कई बार अन्य कोई भौतिक राशि की हमें गणना करनी होती है, तो बहुत ही छोटे मान आते हैं। जैसे इतने छोटे मान आते हैं कि जब उनको हम लिखते हैं किसी
पेपर के ऊपर तो जैसे 0.0000 समथिंग इस प्रकार कोई वैल्यू निकल कर आती है। तो ऐसी वैल्यू जिनको हमें बोलने पर या हमें लिखने पर, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के स्वरूप में एक मान रखूं कि 0.00000643 इस प्रकार मानो कोई एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू अगर हम ऐसे लिखें तो चलो हमने लिख दिया, लेकिन फिर भी इसको लिखने में बोलने में हमें ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि आखिर दशमलव के बाद, ये पॉइंट या दशमलव होता है, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं और फिर संख्याएं कैसे है, तो हमें थोड़ी सी सुविधाजनक नहीं होता है ऐसे मान को बोलना और लिखना। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति में क्या किया जाता है, वैल्यू वही होती है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू बदल जाती है, वैल्यू यही होती है। लेकिन इस वैल्यू में होता क्या है दोस्तों कि जो संख्या होती है, जैसे ये संख्या है तो यहाँ पर दशमलव और जीरो, ये जीरो जो है ना शून्य जिसे हम बोलते हैं, शून्य को छोड़कर बाकी जो अशून्य अंक है, ठीक है, ये है अशून्य अंक। अशून्य अंक कौन से होते हैं, अशून्य अंक वो होते हैं जिसमें शून्य न हो, ठीक है। तो अशून्य अंक है ना, ये अशून्य अंक होते हैं। इन अशून्य अंक के रूप में लिखकर फिर गुणा में 10 की 10 संख्या लेते हैं और उसकी कुछ न कुछ घात लगाते हैं, ठीक है। ये वो संख्या हो गई, ये वो संख्या है ए के रूप में, जो मैंने ए नाम दिया इसको, ये संख्या होती है। जो भी इसमें अशून्य संख्या है, जैसे 6 4 3, ये अशून्य अंक है। ये संख्या को लगभग यहाँ पर लिखकर, हालांकि आप चाहो तो पूरी संख्या भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसमें क्या किया जाता है कि एक अंक रखा जाता है, जैसे 6 रख लिया क्योंकि पहला वर्ड 6 ही है, तो 6 के बाद में ये दशमलव सेट कर दिया जाता है, ठीक है। 6 के बाद दशमलव सेट कर दिया जाता है, या आप चाहो तो 6 4 के बाद में भी दशमलव सेट कर सकते हो, 2 संख्याओं के बाद में भी दशमलव सेट कर सकते हो, लेकिन लगभग एक अंक के बाद दशमलव सेट होता है, तो वो ये संख्या होती है। और दशमलव की जब हम सेटिंग करते हैं, इस दशमलव को निकाल कर यहाँ जब लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ इन घातों के साथ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो ही वैज्ञानिक पद्धति होती है। अब ये घात कुछ प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी संख्या का निरूपण है वो इस परफॉर्मे के अनुसार किया जाएगा। संख्या गुणा 10 की पावर यहाँ, यानी घात, घात को इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं, तो पावर नाम हम ले सकते हैं। 10 की पावर यहाँ यूज में ली जाती है। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब एक बात तो ये तो हो गई छोटी संख्या की बात। अब आपको बताऊं कि कुछ ऐसे बड़े मान भी होते हैं, ठीक है, बड़ी गणनाएं भी होती है। जैसे खगोलीय पिंडों से संबंधित गणनाओं का जब अध्ययन किया जाता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से अन्य ग्रह की दूरी, इस प्रकार जब बड़ी बड़ी दूरियों का, बड़े जैसे सूर्य का द्रव्यमान है, बड़े बड़े पिंड के आकार, उनका द्रव्यमान, जब इनका मापन किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या आती है। और इतनी बड़ी संख्या आती है कि हम उनको बोलने में भी हमें परेशानी होती है, लिखने में भी हम थोड़ी सी उसमें थोड़ा हम असुविधाजनक उसको महसूस करते हैं। इसलिए वहां पर भी वैज्ञानिक पद्धति काम में ली जाती है, और उन संख्याओं को प्रदर्शित करने का परफॉर्मा भी यही है दोस्तों, ठीक है। यानी इसी परफॉर्मे से हम संख्याओं को निरूपित करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर छोटी संख्याओं को भी इसी रूप से लिखा जाता है और बड़ी संख्याओं को भी इसी परफॉर्मे से लिखा जाता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति का जो मेन परफॉर्मा है वो यही है। अब बात आती है तो फिर इसमें विभेद कैसा होगा, तो विभेद करना है हमें इस घातांक से, यानी घात के अंक से विभेद करना है छोटी और बड़ी संख्या का। क्योंकि ये जो घात यहाँ लगाओगे ना आप लोग, ये घात ही संख्या के छोटे मान या बड़े मान को प्रदर्शित करेगा। इस घात को देखकर ही आप समझ जाओगे कि संख्या छोटी है या बड़ी है। एक बात तो ये, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। फिर मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो भी मैं इस वीडियो में ये चीजें आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, आप इन चीजों को किसी गाइड से, किसी अन्य लेक्चर से, किसी अन्य वीडियो से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि मैं मेरे ओरिजिनल मेथड से आप लोगों को ये तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं किसी प्रकार का मतलब कोई सिस्टम है उसकी नकल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मेरे तरीके का अनुसरण कर रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
तो ये चीज़ आप किसी अपने को चैलेंज नहीं करना है कि मैं ऐसी क्लास को चैलेंज करता हूँ, नहीं, ये सिर्फ अपना तरीका है। हम अपने तरीके से आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें और किसी प्रकार की तुलना मत करें, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप समझें। देखो ये घात है। अब मैं यहाँ पर हालांकि मैंने बता दी होगी, नहीं बताइए तो फिर बता देता हूँ। एक बात मैं यहाँ पर ये जरूर चर्चा करूंगा कि देखो ये तो चलो संख्या है, ये ए नाम दिया मैंने इसको, ठीक है। ये तो संख्या है जो यहाँ पर आएगी। ध्यान में रखना है कि संख्या में एक अंक के बाद आपको दशमलव यूज में लेना है, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी हो, ठीक है। एक अंक के बाद में दशमलव आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में 10, ये 10 की घात यूज में ली जाती है। देखो 10 क्यों यूज में लिया जाता है, 10 के पीछे एक रीजन होता है दोस्तों। वो रीजन ये है मेरे हिसाब से कि जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे या अब भी हम इस चीजों को यूज में लेते हैं, क्योंकि गणित तो यूनिक चीज होती है, वो तो हर जगह काम में ली जाती है। तो क्या होता है, जब भी दशमलव को हटाने की बात आती है, जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को कि मैंने आपको एक संख्या दे दी 3.7 और मैं आपसे ये कहूं कि इस संख्या में से आप लोगों को दशमलव है वो हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए हमें यही सिखाया जाता है, हमने यही सीखा है कि दशमलव, जहां दशमलव लगा है उसके बाद देखो कितने अंक है, ठीक है, कितने अंक है। जैसे दशमलव के बाद में केवल एक ही अंक है, इसलिए मैंने 10 का भाग देना है यहाँ पर और दशमलव को हटा दूंगा। समझ में आ रही बात मेरी, यहां से दशमलव हट जाएगा, यानी मेरा उत्तर आ जाएगा 37/10। समझ में आ रही बात मेरी, थोड़ा ध्यान देना। तो आपने क्या किया, दशमलव को हटाने के लिए जितने दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतनी एक के बाद में शून्य लगाकर, यानी एक अंक था तो 10 का भाग लगा दिया। अगर जैसे सपोज करो ऐसा ही एग्जांपल ले लूं 3.72, अब देखो इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक है, तो आप कहोगे सर 2 अंक है। दशमलव हम पॉइंट बोलते हैं ना, तो दशमलव के बाद में पॉइंट अंक है, मैं इस पॉइंट को यहां से निकालना चाहता हूं, तो पॉइंट 2 अंक है इसके बाद में, पॉइंट के बाद। तो आप एक काम करो 100 का भाग लगा दो, एक के आगे 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया 372/100। तो आपने क्या देखा, आपने एक चीज नोट की होगी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसी प्रकार हम एक के आगे शून्य लगाकर, ठीक है, या 10 के गुणज में कह सकते हो। जैसे ये 10 का, यहाँ पर 10 का 1 गुना था और यहाँ 100 10 का 10 गुना हो गया, ठीक है। तो कहने का तो इस प्रकार हम संख्याओं के भाग लगाते हैं। जब इस संख्या को हम सोल्व करते हैं तो आप ये कहते हो सर यहाँ तो 10 की घात 1 है, और यहाँ बात करूं तो कहोगे सर यहाँ 10 की घात 2 है। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को, यहाँ 10 की घात 2 ही तो 100 होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को वो चीजें बताई थी, वो आप क्लियर करना। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको काफ़ी मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो आप लगातार जुड़े रहिए। तो देखो ये चीज़ें आपने नोट की ना, तो देखो 10 की घात ही लगी है यहाँ पर, और यही वैज्ञानिक पद्धति है और कुछ नहीं है जो 10 की पावर लगती है। तो 10 इसीलिए सिलेक्ट किया जाता है कि जब भी दशमलव हटाने की बात आती है तो बस आप इसको यही समझना, आपको और कुछ नहीं करना। दशमलव हटाने की बात आती है तो 10 की पावर लगाते हैं। अगर एक बार एक पॉइंट के बाद दशमलव हटाया तो 10 की घात 1 लगा दी, इस प्रकार मैंने यूज में लेकर। लेकिन ये तो छोटी क्लासों के नियम थे जो हम, हालांकि इस नियम से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार ये 10 की घात ही यूज में ली जाती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज लिखता हूं कि अगर संख्या छोटी है, ठीक है, छोटी संख्या होने पर, दिखाई दे रहा होगा आपको, किसी प्रकार का लाइट का फोकस होने से हो सकता है कोई शब्द दिखाई न दे, तो आप लोग ये चीज नोट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। संख्या छोटी होने पर जो 10 है ना, ये 10 की घात नेगेटिव लगाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगर संख्या छोटी है, ठीक है, अगर संख्याएं छोटी हैं तो 10 की घात जो है वो नेगेटिव लगेगी। नंबर 2 बात, बड़ी संख्या होने पर
यानी बड़ी संख्या है, कैलकुलेशन में काफी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या होने पर 10 की घात पॉजिटिव लगाते हैं। एक चीज तो आप ये नोट करना, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं जो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक होगी, उस चीज का आप अनुसरण करना। देखो आपको पता है कि हम एक पैरामीटर हम नोट करते हैं हमेशा, ठीक है। उस पैरामीटर में हम यहां बीच में शून्य मानते हैं, ठीक है। और बीच में शून्य मानते हैं तो मैं ये कहूंगा जैसे ये कोई मीटर हो गया और उस मीटर का ये मीटर मान लिया, तो इस मीटर का ये शून्य बीच में हो गया एकदम। अब जब आप इस तरफ जाते हो तो आप क्या बोलते हो सर, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार पॉजिटिव संख्या आती है। यानी इस तरफ धनात्मक दिशा हम बोलते हैं। यानी मैं इस तरफ लिखूं इस साइड में तो ये हो जाएगी पॉजिटिव दिशा, बोल दो इसको ऐसा मैं, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव मान आता है, ठीक है। और इस तरफ बात करूं तो -1 -2 -3 -4 -5, हमने नहीं पढ़ा है क्या ऐसा? हम जब पढ़ते हैं x x y x तो यहां बीच में मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के इस तरफ +x पढ़ते हैं, इस तरफ -x पढ़ते हैं, सेम वही चीज है। तो इस साइड में यानी इस पॉइंट के बाद ये बाउंड्री लाइन होगी ना एक प्रकार से, तो इस साइड में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव दिशा होती है। नेगेटिव दिशा का मतलब ये हो गया कि इस तरफ अगर आप जाओगे तो कोई भी नंबर होंगे, कोई भी संख्या होगी वो पॉजिटिव मानेंगे, और इस तरफ हम आएंगे तो कोई भी संख्या है वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री लाइन होगी। इस बाउंड्री लाइन पर एक नाम लिख देता हूं मैं, दशमलव, यानी जिसे हम पॉइंट बोलते हैं। अगर ये दशमलव यानी पॉइंट की पोजीशन है। अब आपको बस ध्यान ये रखना है, ये आपको कोई एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा और आप समझना इस चीज को। अगर किसी भी एग्जाम्पल में आप दशमलव को इस तरफ, दशमलव की जो पोजीशन है वो धनात्मक दिशा में खिसका रहे हो, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, फिर आपको किसी चीज में उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दशमलव, ये दशमलव है, इस दशमलव को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में खिसका रहे हो इस तरफ, ठीक है। मैं एक संख्या, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है जब आप इस तरफ ले जा रहे हो दशमलव को, यानी दशमलव को इस साइड में ले जा रहे हो, तो याद रखना दशमलव इस साइड में ले जाने पर 10 की घात नेगेटिव होगी। ये जो 10 की घात लगाएंगे ना हम, ये इस प्रकार ये 10 की घात नेगेटिव होगी, यानी उल्टा हो गया। पॉजिटिव साइड में अगर दशमलव खिसका रहे हैं तो 10 की घात नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव साइड में हम दशमलव खिसका रहे हैं तो जो 10 की घात लगाएंगे, 10 की घात वो हम पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। 10 की घात पॉजिटिव होगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी चीज का अनुसरण करके आपको वैज्ञानिक पद्धति अपने को सीखनी है। जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे मैंने एक संख्या लिख दी और कह दिया मेरा पॉइंट यहां पर है। समझ में आ रही बात मेरी? अब ये एक संख्या है 1 2 3 4 5.67, पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है ना उसको क्रम से बोलते हैं 6 7, ऐसे नहीं बोलते हैं 67, नहीं 6 7 इस प्रकार बोला जाता है। अब देखो ये चलो एक नॉर्मल काउंट है तो आप आराम से इसको बोल सकते हो, लेकिन जब ऐसी कोई बड़ी संख्या हो तो उस संख्या को हम बोलेंगे तो ये याद नहीं रहता कि यार पॉइंट कब है, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, और फिर क्या होते हैं कि पॉइंट याद रह जाता है तो फिर संख्याएं भूल जाते हैं कि संख्या कितनी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हैं। इस दौरान क्या किया जाता है, इस दौरान एक चीज ये तो कंफर्म हो चुकी है कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद संख्याओं का अलग अलग महत्व होता है। देखो पॉइंट की स्थिति संख्या के छोटे बड़े होने का निर्धारण करती है, ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। पॉइंट हम उसी पोजीशन में लगाते हैं, पॉइंट को देखते ही पता चल जाता है कि हमारे जो संख्या दी गई है वो छोटी है या बड़ी है। उसका पता क्या चलता है,
अगर पॉइंट से पहले, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले अगर बड़ा मान है तो वो संख्या बड़ी है, और अगर पॉइंट से पहले संख्या जो है वो शून्य संख्या है, ठीक है, अशून्य अंक है ही नहीं पॉइंट से पहले। जैसे सपोज एक एग्जांपल दूं, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, जैसे 0.0006, चलो ये ले लेते हैं 4 3, ठीक है, इसमें मैंने 5 जीरो लगाए, 5 जीरो लगा देता हूं, चलो 3 2 5 है ना, तो 5 0 6 4 3। अब देखो ये संख्या और ये संख्या, आप इसकी कंपैरिजन करो दोस्तों, इसमें दशमलव से पहले देखोगे तो आपको बहुत सारे अशून्य अंक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें दशमलव से पहले देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0 नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर दशमलव से पहले 0 है तो समझ जाना वो संख्या छोटी है, और अगर दशमलव से पहले कुछ अशून्य अंक आ रहे हैं तो समझ जाना वो संख्या जो है 1 से बड़ी है, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग इस चीज के ऊपर, मैं ये चीज आपको कंफर्म करवाना चाहता हूं कि अब ये पॉइंट हमें कहां ले जाना है। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज का, आप लोग पॉइंट का निर्धारण करो, जो भी पॉइंट का आप निर्धारण करो तो दशमलव को हमेशा एक संख्या के बाद आपको एडजस्ट करना है। दशमलव को हमेशा एक संख्या के बाद एक संख्या छोड़नी है आपको, एक संख्या, जैसे ये 1 है, अब वो ये भी कोई नियम नहीं है, वो आप देखो आपको ऑप्शन में क्या मिला है, ऑप्शन में आपको अगर एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव सेट कर देना। अगर 2 संख्या के बाद दशमलव दिया है ऑप्शन के अंदर, जैसे सपोज करो मैं यहां पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा रहा हूं, यानी मैं इस दशमलव को उठाकर यहां रखूंगा तो मेरी संख्या बन जाएगी 1.23। बस इतना ही लिखना आपको, दशमलव के बाद में सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं, 1.23। समझ गए बात मेरी, क्लियर है। अगर मान लो आप फिर गुणा 10 की घात कुछ ना कुछ लगेगी, वो आगे देखेंगे। फिर इसका एक दूसरा और बता देता हूं हल, मान लो आपको ऑप्शन में इस दशमलव को पॉइंट 1 के बाद पॉइंट न लगाकर 2 के बाद लगा रखा है, ऐसा लिखा हुआ है 12.34 गुणा, अब 10 की घात कितने लगी, यानी दूसरी कंडीशन में मैं दशमलव को यहां लेके आ रहा हूं, यहां। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो ऐसे वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है, आपको ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, उस बात पर वो चीज निर्धारित होगी। तो जब दशमलव को इधर, जैसे मैं पहले एग्जांपल को आपको सोल्व कराता हूं, तो आप देखो मैंने पॉइंट को, ये पहला सॉल्यूशन है इसका, पहले क्वेश्चन का, जब पॉइंट को मैं 1 के बाद लगाता हूं, लगा दिया ना यहां पर, तो देखो पॉइंट को मैं इधर खिसका रहा हूं, इधर ला रहा हूं मैं पॉइंट को, इधर लाने का मतलब मैं नेगेटिव, यहां मैं पॉइंट को दशमलव ये कंडीशन मान रहा हूं और पॉइंट को मैं इधर ला रहा हूं, देखो पॉइंट यही तो लेके आया हूं मैं, समझ में आ रही बात मेरी, मैं पॉइंट को इधर लेके आ रहा हूं तो मैंने पॉइंट को इधर खिसकाया है। अब कितने अंक खिसकाए, देखो यहां था पॉइंट, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगाया, तो आप क्या करोगे 10 की घात 4 लिख देना, और नेगेटिव दिशा में खिसका रहे हो तो पॉजिटिव घात रहेगी, यानी उत्तर होगा अपना 10 की घात 4। ये संख्या है ना, ये संख्या ऐसे बोली जाएगी 1.23 गुणा 10 की घात 4। इसी प्रकार अब अगर पॉइंट को अगर आप 2 के बाद लगा रहे हो, जैसे यहां लिखा है मैंने, तो कितने अंक आपने खिसकाया है, 1 2 3 अंक खिसकाया है, उसके बाद पॉइंट लगाया है, तो यहां लिखोगे 10 की घात 3, और इधर खिसका रहे हो ना आप पॉइंट को इधर, तो देखो इस साइड में पॉइंट को यहां मानो इधर ले जा रहे हो, तो पॉइंट को यहां मानो इधर ले जा रहे हो, पॉइंट को माइनस दिशा में ले जा रहे हो। जब पॉइंट दशमलव माइनस दिशा में जाता है तो 10 की घात पॉजिटिव लगेगी, और अगर दशमलव पॉजिटिव दिशा में जाता है, देखो यहां देखो, अब इस पॉइंट को मैं सेट कर रहा हूं, जैसे सपोज करो 6 के बाद इस पॉइंट को उठाकर यहां लगा रहा हूं, तो मेरा आंसर होगा 6.43, लगा दिया मैंने पॉइंट। अब देखो मैं दशमलव को इधर, यहां दशमलव की बाउंड्री होगी, अब इसको इधर ले जा रहा हूं, दशमलव को इधर, ये दशमलव की बाउंड्री होगी, दशमलव को इधर ले जा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो यहां ले गया ना मैं, कितने अंक ले गया, 1 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो यहां लिख देना 10 की घात 6, और पॉजिटिव दिशा में ले गया हूं
तो जब पॉजिटिव दिशा में दशमलव ले जाते हैं तो 10 की घात माइनस लगती है, तो 10 की घात हो जाएगी -6। बताओ ये चीज आप लोगों को समझ में आई क्या? इस प्रकार हम वैज्ञानिक पद्धति को अनुसरण करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ ये घात देखकर आपको पता चल रहा है क्या कि संख्या छोटी है या बड़ी है? यहां पर घात कितनी है? 10 की पावर 4। यहां कितनी है? 3। धनात्मक घात होती है, देखो ये धनात्मक घात होती है तो बड़ी संख्या होगी, और ऋणात्मक घात होगी तो छोटी संख्या होगी। ठीक है, ये थी दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति का अनुसरण करना है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार दशमलव को हमें इस्तेमाल करना है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों देखो, ज्यादा आपको पता है कि प्रैक्टिस का काम होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग मतलब इस पे इनको उपयोग में लोगे, मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस वीडियो भी बनाता रहूँगा, तो आप उनको देखें ज़रूर। ठीक है, उनको देखें। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको देखें, पूरा देखें वीडियो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इन सिस्टम के अंदर, कि बच्चे ज़्यादा इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि यार कब भर्ती आएगी, पढ़ लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अब लगा हुआ है उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो शायद परीक्षा जब मौके पर होगी, परीक्षा का जब समय नज़दीक होगा, उस दौरान आप लोगों को इन क्लासों का महत्व पता चलेगा। और आप उस समय हमें याद रखोगे कि यार सर ने जो क्लासें लगवाई थी, या जो हमने जिस चैनल को फॉलो किया था, उससे हमें पूरा बेनिफिट हुआ। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निःशुल्क है, हम किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, और अच्छे से अच्छा काम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।